हम्म, ये आपका कोड है। ये अलग है। हम्म, हम क्या करेंगे, जो कल की नोटबुक है वो मैं देख रहा हूँ, कल की नोटबुक कहाँ पे है। क्रॉप क्लासिफिकेशन, राइट। क्रॉस क्रॉप क्लासिफिकेशन में ठीक है, हम क्या करेंगे, यही यही फाइल जो मेन फाइल है, ये फिर से रन करेंगे। और मैं आपको बताऊंगा कि ये मॉडल सेव कैसे होता है, पिकलिंग कैसे होती है उसकी। चलो, ये नोटबुक फिर से हम रन करते हैं। सिर्फ इम्पोर्टेंट पोर्शन उसका, मॉडल बिल्डिंग तक। डेटा हमारा यहीं पे है, क्रॉप सीएसवी। इसके ऊपर मैं जाता हूँ, क्रॉप सीएसवी के ऊपर इसको कॉपी कर लेता हूँ, उस लिंक को। यहाँ पे ये चेंज करना पड़ेगा, रॉ वाला आपको लिंक डालना पड़ेगा, तब जाके हम इस डेटा को इंपोर्ट कर पाएंगे। अब डेटा तो आ गया, डीएफ की जगह पे डेटा नाम लिखते हैं हम। हेड टेल वो सब ठीक है, डुप्लीकेट एडिशनल कुछ नहीं है, डिस्क्राइब नहीं है, यूनिक नहीं है, यूज करेंगे हम, प्योर नहीं करेंगे यूज। सीधा एक्स वाई के ऊपर आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो, एक्स और वाई। अब डेटा डॉट हेड करते हैं हम, और उसके बाद एक्स और वाई को अलग करेंगे। एक्स और वाई अब अलग हो गए। इसके बाद ट्रेनिंग टेस्टिंग स्प्लिट,
देखो यहाँ पे ट्रेनिंग टेस्टिंग स्प्लिट कर दिया हमने। अब इसके बाद एक क्लासिफायर यूज कर रहे हैं। आप लॉजिस्टिक रिग्रेशन करो, मैं यहाँ पे साइट जीबीएम यूज कर रहा हूँ। राइट, अब ये जो है मॉडल डॉट प्रेडिक्ट, ये स्टेप हम बाद में करेंगे। बट अभी के लिए क्या हुआ, क्या किया हमने, यहाँ पे मॉडल को ट्रेन किया है। मॉडल डॉट फिट मतलब ये मॉडल हमें मिल गया। अब हम क्या करेंगे, जैसे विवेकानंद ने किया था, पिकल फॉर्मेट में सेव करेंगे। अब ये पता नहीं है पिकल फॉर्मेट का एग्जैक्ट कि कैसे हम कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। देखो इसने दो कोड दिया हमने हमको, इंपोर्ट पिकल विथ ओपन मॉडल डॉट पिकल राइट बाइनरी एज एफ पिकल डॉट डंप यूज कर रहे हैं हम यहाँ पे कोड। पिकलिंग के लिए लाइब्रेरी है, सीरियलाइजिंग करने के लिए, मॉडल को सीरियलाइजिंग डी सीरियलाइजिंग करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे मॉडल डॉट पिकल फॉर्मेट में मॉडल सेव करते हैं। जनरली सारे साइकिट लर्न के जितने भी मॉडल्स होते हैं वो हम पिकल फॉर्मेट में सेव करते हैं। बाकी भी मॉडल हम कर सकते हैं, जैसे स्पेसी हो गया, टेंसर फ्लो के मॉडल्स हो गए, सारे मॉडल्स पिकल फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं। बट उसके कुछ पॉजिटिव निगेटिव्स है, तो आगे जाके मैं बता दूंगा। बट अभी के लिए इतना ही याद रखो कि सारे साइकिट लर्न मशीन लर्निंग के मॉडल्स हम पिकल फॉर्मेट में सेव करते हैं। अब देखो यहाँ पे मैंने ये सेव किया, तो सेव करने के बाद वो कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आता है लोकली। अगर आप ड्राइव का पाथ दोगे तो ड्राइव में चला जाएगा, नहीं तो फिर लोकल में देखो, यहाँ पे लोकल जो रन टाइम है उसका कोलैब का, वहां पे सेव हो गया है। राइट, ये है हमारा मॉडल। अब हम ये इस मॉडल को डिप्लॉय करते हैं, डिप्लॉयमेंट के टाइम इस मॉडल को अलोंग विथ हैंडलर प्रोग्राम और वो सब चीजें आ जाएगी इसमें, वो पूरा कंटेनर बना के डिप्लॉय करते हैं हम। सिर्फ मॉडल डिप्लॉय नहीं होता है एंड पॉइंट पे, एंड पॉइंट पे मॉडल तो होता ही है, उसके साथ में हैंडलर स्क्रिप्ट वगैरह सब कुछ डिप्लॉय होता है, ताकि वो प्री प्रोसेसिंग फिर से हमें करनी पड़ती है। राइट, अब मान के चलो कि हमारे पास कुछ कॉलम्स, ये कॉलम ह्यूमिडिटी या रेनफॉल, ये कॉलम ऑब्जेक्ट में है, मान के चलो। राइट, तो या अब यहाँ पे हम प्री प्रोसेसिंग करते हैं ट्रेनिंग के दौरान इस कॉलम, अगर ऑब्जेक्ट कॉलम है तो आप क्या करोगे, लेबल एनकोडिंग यूज करके उसका कन्वर्जन नंबर्स में करोगे। तो सेम हमें जब नई रिक्वेस्ट आती है, वो नई रिक्वेस्ट भी तो इसी फॉर्म में आ जाएगी जो ओरिजिनल फॉर्मेट है, रेनफॉल ऑब्जेक्ट में ही रहेगा उसका भी। तो अगर ऑब्जेक्ट में ही रहेगा उसका रेनफॉल पर्टिकुलर एक कॉलम, तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा ऑब्जेक्ट टू न्यूमेरिकल कॉलम में इन्फ्रेंस के वक्त भी। तो इसलिए वो जो स्क्रिप्ट रहती है प्री प्रोसेसिंग वाली, वो वहां पे भी काम आती है, सिर्फ मॉडल डिप्लॉय करके नहीं चलता। मॉडल के साथ वो प्री प्रोसेसिंग स्टेप, पोस्ट प्रोसेसिंग स्क्रिप्ट, वो पूरा हैंडलर प्रोग्राम, जिसको हम हैंडलर प्रोग्राम बोलते हैं, वो पूरा डिप्लॉय करते हैं वहां पे भी एज अ कंटेनर। कंटेनर यानी दूसरा तीसरा कुछ नहीं, कंटेनर यानी देखो यहाँ पे जाम बोर्ड पे ही यहाँ पे दिखाता हूँ कंटेनर क्या होता है। कंटेनर यानी एक बॉक्स होता है हमारे पास, इसको बोलेंगे हम कंटेनर। एक फोल्डर होता है, कुछ नहीं, एक फोल्डर होता है वो, जैसे ड्राइव पे फोल्डर होते हैं अलग अलग, वैसे ही एक फोल्डर होता है, उसमें पूरी डायरेक्टरी सेम बनती है। यहाँ पे जो भी फाइल्स हमारे लोकल में है, लोकल के फाइल जो भी है यहाँ पे, वो पूरा आप यहाँ पे इंसर्ट करते हो वही सेम फोल्डर स्ट्रक्चर में, और इसको इंटायर फोल्डर को डिप्लॉय करते हो एक एंड पॉइंट के ऊपर, जो कि एंड पॉइंट एक यूआरएल देगी आपको, एक यूआरएल मिलेगी, http डॉट, राइट,
endpoint.companyname.com/model name, ये वाली यूआरएल मिलेगी आपको। और ये यूआरएल आप आपकी यूजर को देंगे, आपके क्लाइंट को देंगे, वो हिट करता रहेगा और प्रेडिक्शन मिलते रहेंगे। तो ये पूरा कंटेनर डिप्लॉय करते हैं आप वहां पे। अब कंटेनर दिखता कैसे है, देखो यहाँ पे फास्ट एपीआई वेब ऐप है ये। अब यहाँ पे एक कंटेनर देखो, डॉकर इंस्टॉल किया है हमने, ये डिफरेंट डिफरेंट इमेजेस है, मतलब कंटेनर है ये। उनका नाम क्या है, सेंटेंस सिमिलैरिटी है। हमने क्या किया था, सेंटेंस सिमिलैरिटी क्रिएट 4 दिन पहले, राइट। तो इस टाइप के कंटेनर एक फोल्डर स्ट्रक्चर बनता है और इसी को हम डिप्लॉय करते हैं एंड पॉइंट पे। हम धीरे धीरे आ जाएंगे वहां तक। मैं और एक प्रोजेक्ट देने वाला हूँ इस वीक आपको, वो आपको कंप्लीट करना है। उसके बाद मैं आपको फिर ये समझाऊंगा स्टेप बाय स्टेप। अब आज मैं एटलीस्ट आपको ये दिखाता समझाता हूँ कि मॉडल पिकल फाइल देखो यहाँ पे लोड हो गई, ये जो हमारा ट्रेन मॉडल है। अब ये ट्रेनिंग स्क्रिप्ट की कोई जरूरत नहीं है हमारे हमारे लिए। जब तक हम मॉडल को रीट्रेन करके फिर से प्रोडक्शन में डिप्लॉय नहीं करते, तब तक मुझे इस मॉडल की, मतलब ये ट्रेनिंग स्क्रिप्ट की तो जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ मुझे मॉडल की जरूरत पड़ेगी और हैंडलर प्रोग्राम की जरूरत पड़ेगी, जिसको मैं हैंडलर प्रोग्राम बोलता हूँ, उस प्री प्रोसेसिंग स्क्रिप्ट को, राइट। अब या, यहाँ पे देखो अब कि ये स्क्रिप्ट तैयार होने के बाद, अब मान के चलो कि मेरे पास अब नई नोटबुक आई है। ये नोटबुक पुरानी है, इसका लेना देना है नहीं, ये खत्म हो गई इसकी यूटिलिटी। अब मेरे पास न्यू नोटबुक आई है, न्यू नोटबुक, न्यू नोटबुक आई है, यहाँ ऊपर कुछ नहीं है, ठीक है, ऐसा मान के चलो। अब मैं क्या करूंगा, इसको लोड करना पड़ेगा अब मुझे मॉडल को, अगर प्रेडिक्शन चाहिए तो मैं ये कोड यूज करूंगा जो हमें चैट जीपीटी ने दिया है, पिकल डॉट लोड वाला। कहीं पे तो सेव था मेरा मॉडल, हमारे डेटा साइंटिस्ट लोगों ने, राइट। या फिर या अ, अगर आप एमएल ऑप्स में हो तो डेटा साइंस लोग क्या करते हैं, फिर ये जो मॉडल है हमें प्रोवाइड करते हैं इन जीसीएस बकेट। आप खुद ही एंड टू एंड काम कर रहे हो तो आप बनाते भी हो इस मॉडल को, और ये जीसीएस बकेट में या फिर कोई भी एक क्लाउड बकेट में एक फोल्डर में आप उसको पुश करते हो इसको। तो यहाँ पे वो पाथ वगैरह सब कुछ आपके पास होता है, सिर्फ यहाँ पे पाथ प्रोवाइड करना है मॉडल का, मॉडल पिकल फाइल का। अब ये पाथ हमने प्रोवाइड कर दिया, तो यहाँ पे मॉडल इक्वल्स टू पिकल डॉट लोड एफ, दैट्स इट। ये लोडिंग हो गई मॉडल की। अब ये मॉडल कहीं पे भी यूज कर सकते हो आप। अब देखो हम इससे क्या करेंगे, ये प्रेडिक्ट करवाएंगे एक्स टेस्ट को, अभी तक नहीं किया था। अब ये लोड जो किया हुआ मॉडल है उससे हम प्रेडिक्ट करवाएंगे। देखो यहाँ पे कर दिया उसने, और वाई प्रेड पे मैं जाता हूँ, देखो। हम्म। अब इसका एक कॉलम बनाओ और ओरिजिनल डेटा फ्रेम में कॉन्काटिनेट करो, दैट्स इट। इस एक्स टेस्ट डेटा फ्रेम में, एक्स टेस्ट भी तो एक डेटा फ्रेम है, देखो यहाँ पे। यहाँ पे और यहाँ पे टारगेट कॉलम नहीं है हमारा, तो इसको उठाओ और इससे कॉन्काटिनेट करो।
वो हो गया आपका फाइनल सॉल्यूशन। इसको एक बार कॉन्कैटिनेट कर दिया तो, क्योंकि यहाँ पे तो नहीं है वो कॉलम, आप बना रहे हो, आपके मॉडल ने दे दिया प्रेडिक्शन, राइट। इसको बोलते हैं बैच प्रोसेसिंग। बैच प्रोसेसिंग मतलब बैच में आता है डेटा, यहाँ पे देखो, और वन बाय वन हर एक मिनट में आ रहा है, तो उसको ऑनलाइन प्रेडिक्शन बोलते हैं। ऑनलाइन मतलब आप आपका एंड पॉइंट रेडी है और आपका मॉडल भी रेडी है, रेडी टू आंसर हर वक्त। ये बैच वाइज प्रोसेसिंग नहीं कर रहे हो आप अब यहाँ पे देखो, और एक मैं बताता हूँ आपको, रो इक्वल्स टू एक कॉलम, और मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे देखो, ये पूरा मैंने कॉपी कर दिया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज की हमने तैयार। अब ये वन बाय वन कर रहे हैं हम, ऑनलाइन प्रेडिक्शन बोलते हैं उसको। रो, और उसके बाद में क्या करेंगे, हम सेम करेंगे जो यहाँ पे किया है, प्रेडिक्ट ही करवाएंगे उसको। ये तो सारे एक्स की वैल्यू दे दी हमने, राइट, उसको मॉडल को। अब वाई प्रेड किसका प्रेड, रो का, इसलिए मैं सिर्फ नाम चेंज कर देता हूँ यहाँ पे। मॉडल यूज कर रहे हैं हम, प्रेडिक्ट फंक्शन यूज कर रहे हैं। अब एक टेस्ट की जगह पे सिर्फ एक रो का कर रहा हूँ मैं, एक ही रो आई है अभी तक मेरे मेरे पास, इसका करता हूँ मैं। और यहाँ पे नहीं, वो साइड शिफ्ट कुछ अलग ही एक्सपेक्ट करेगा, सिंगल लो के लिए थोड़ा कोड चेंज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा चेंज? नहीं, उसको बहुत सारे रो लगते हैं उस मॉडल के अनुसार, ऐसा मुझे लगता रो, एक रो दे दी है हमने एज ए एक्स, expected 2 DRA, got 1 DRA instead. देखो यहाँ पे प्रेडिक्शन मिल गया हमें, वाटरमेलन है बोलता है उसका। यहाँ पे भी देखो वाटरमेलन ही मिला है हमें, फर्स्ट का इन्फ्रेंस। अगर ऐसा ही कोई भी एक नया डेटा आता है वन बाय वन, तो उसको ऑनलाइन प्रेडिक्शन बोलते हैं। ऑनलाइन प्रेडिक्शन वर्सेस बैच प्रेडिक्शन। ऑनलाइन प्रेडिक्शन में आपका सर्वर ऑल टाइम अप एंड रन करता है। मतलब ये सर्वर माने ये लैपटॉप, मेरा लैपटॉप, अगर मेरा यूजर कभी भी रिक्वेस्ट सेंड करा है तो मेरा लैपटॉप तो ऑन होना चाहिए कि नहीं? है। Yes, sir. तो ये लैपटॉप हमेशा ऑन रहेगा मेरा, हमेशा सर्वर ऑन ऑन रहेगा। और बैच प्रेडिक्शन में क्या होता है, फिर जब आप बैच प्रेडिक्शन करवाते हो उसी समय फिर ऑन करने की जरूरत है उसको, बाकी समय वो ऑफ रहेगा आपका सर्वर। तो कॉस्टिंग बचती है बैच प्रोसेसिंग में, ऑनलाइन में कॉस्टिंग थोड़ी सी ज्यादा होती है। इसको बोलेंगे हम ऑनलाइन वर्सेस बैच प्रेडिक्शन। देखो पढ़ो ये, अब आपका जो बाकी है काम, एटलीस्ट विवेकानंद का, वो क्या बाकी है काम, मैं आपको बता देता हूँ। विवेकानंद कहाँ गई आपकी नोटबुक, बंद क्लोज कर दी क्या आपने? क्लोज हो गई सर। अच्छा, तो आपको
तो क्या करना है, जो इन्फ्रेंस डेटा है उसके ऊपर तो आपने प्रेडिक्ट किया ही नहीं। नहीं, वो रह गया, हाँ, फ्री वो क्लास। करना है, ठीक है, वो इम्पोर्टेंट वर्क है आपके लिए, तो कल तक वो करके दे दो मुझे। और सर डेटा, वो डेटा फ्रेम में कंकेटेनेट करके देती हूँ, हम्म ऐड करके ओरिजिनल में। ताकि इन्फ्रेंस डेटा के ऊपर आपको प्रिडिक्शन मिले, राइट। ये सर। हम्म चलो, ये प्रोसीजर सबको क्लियर हो गई। ये सर। हम्म बाकी लोग, वेद। वेद सेशन लगा के गायब। सर वो क्लियर है सर। अच्छा, प्रकाश। सर थोड़ा रिवाइज करना पड़ेगा, बट आई थिंक मोर और लेस थोड़ा सा समझ गया। ठीक है, ठीक है। आप आपने कुछ लेक्चर्स मिस किए, राइट, उसकी वजह से वो थोड़ा सा हो रहा है। राइट राइट राइट, तो जल्द बट जल्द। समझ जाएगा सर, जल्दी जल्दी रिवाइज कर दूंगा तो समझ जाएगा। ठीक है, ठीक है। मोनिका, सुशांत। यस सर। मोनिका। थोड़ा समझ गया, एक बार देखना पड़ेगा। ठीक है, एक बार देखो फिर से। और असाइनमेंट कंप्लीट की क्या नहीं आपने, ये बताओ आप। जो असाइनमेंट्स दी थी पिछले कुछ दिनों से, क्योंकि किसी ने नहीं दिखाई। ना प्रकाश ने, ना वेद ने, ना सुशांत ने, मोनिका ने, स्वप्निल ने, किसी ने नहीं। सर वो ऑस्ट्रेलिया की थी ना, वो स्टार्ट की है लेकिन अभी कंप्लीट नहीं हुई। तो जल्दी कंप्लीट कर दो उसको, आज ही शाम तक, ठीक है। तो उसके बाद हम फिर से कनेक्ट करेंगे, मैं आप दोनों के साथ कनेक्ट करता हूँ, सुशांत मोनिका के साथ, शाम को। हम्म ओके सर। 8-9 बजे तक आप कंप्लीट करो। और वेद, आप कब तक कंप्लीट करोगे? और सर मैं 2-3 दिन में कर दूंगा सर। 2-3 दिन? क्यों? हाँ सर, वो मैं करता सर ट्राई जितनी जल्दी हो सकता है। को ट्राई करो कि आज के आज ही आप करो उस सर ठीक है। असाइनमेंट को। आज शाम तक 9 बजे तक करो, हम कनेक्ट करेंगे। जी सर। चलो, अगर ये क्लियर है तो फिर आगे बढ़ते हैं हम। चलो, वैसे इवैल्यूएशन टेक्निक्स देखी है हमने क्लासिफिकेशन के लिए, बट फिर भी थोड़ा सा रिवाइज करेंगे आज। ठीक। इवैल्यूएशन मैट्रिक्स कौन कौन सी होती है? कोई भी एक क्लासिफिकेशन टास्क है हमारे पास। जैसे ये क्रॉप क्लासिफिकेशन था, राइट। तो क्रॉप क्लासिफिकेशन में मान के चलो कि ये वाई ट्रू है। वाई ट्रू मतलब वाई एक्चुअल। यहाँ पे राइस है, फिर वाटर मेलन है, फिर उसके बाद फिर से राइस है, उसके बाद फिर से राइस है। और हमारा मॉडल क्या आंसर दे रहा है वो एक बार चेक देख लेते हैं। मान के चलो कि हमारे मॉडल ने वाई प्रेड, हमारे मॉडल ने कुछ आंसर्स दे दिए। तो राइस की जगह राइस दे दिया,
वाटरमेलन की जगह वाटर मेलन दे दिया, यहाँ पे भी उसने वाटरमेलन दे दिया, यहाँ पे भी उसने वाटरमेलन दे दिया। अब सिर्फ 2 आंसर्स करेक्ट है, यहाँ पे ये आंसर करेक्ट है, यहाँ पे ये आंसर करेक्ट है, ये गलत है, ये गलत है, 2 गलत है, 2 सही है। तो इसकी एक्यूरेसी कितनी आएगी? देखो, नंबर ऑफ करेक्ट प्रेडिक्शंस 2 है, और टोटल नंबर ऑफ प्रेडिक्शंस में टोटल नंबर ऑफ प्रेडिक्शंस कितने किए हमारे मॉडल ने? 4 किए। और तो 2 डिवाइडेड बाय 4 कितना आएगा? 50%। 50%। तो ये हो गया हमारी 50% एक्यूरेसी मॉडल की। बट ये एक्यूरेसी इन इम्बैलेंस डेटा सेट में काम नहीं करेगी एज ए इवैल्यूएशन टेक्निक। क्यों काम नहीं करेगी? क्योंकि वहां पे डेटा सेट ही इम्बैलेंस्ड है। अब इम्बैलेंस का मतलब क्या? अगर 2 क्लास है, 2 टारगेट क्लासेस है हमारे पास, वाटरमेलन वर्सेस राइस, और यहाँ पे वाटरमेलन राइस के ज्यादा सैंपल्स है, वाटरमेलन का सिर्फ एक सैंपल है। अगर मेरा मॉडल सब जगह राइस देता, राइस आंसर देता, राइस 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 राइस, तो आप मुझे बताओ अब इसमें एक्यूरेसी कितनी है? वेद? सर अगर मॉडल सिर्फ राइस देता तो 25% सर, नहीं 75% सर। हाँ, 75% एक्यूरेसी आती। इसका मतलब ये नहीं कि हमारा मॉडल अच्छा बना है। तो ये हो गया हमारा इम्बैलेंस डेटा सेट। तो इम्बैलेंस डेटा सेट के ऊपर हमेशा एक्यूरेसी थोड़ी सी ज्यादा ही आती है। क्यों आती है? इसके कारण आती है। अगर गलत भी दे रहा है आंसर तब भी ये एक्यूरेसी ज्यादा दिखेगी आपको। तो ये एक्यूरेसी मैट्रिक हमारे लिए वहां पे इंपॉर्टेंट नहीं होगा, हम यूज नहीं कर पाएंगे इसको। अब यहाँ पे तो 75 आई है। कुछ कुछ सैंपल्स इतने, मतलब जैसे फ्रॉड डिटेक्शन टेक्निक्स में, कुछ क्रेडिट कार्ड फ्रॉड डिटेक्शन टेक्निक हो गई, वहां पे तो ऐसा होता है कि फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन सिर्फ 1 या 2% होते हैं, या पॉइंट में होते हैं, 0.5% वगैरह। तो उस केस में हमारे मॉडल की एक्यूरेसी 98-99% होती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा मॉडल काफी अच्छा बना है। तो वो इवेल्युएशन टेक्निक्स हम नहीं, मतलब एक्यूरेसी वाला इवेल्युएशन टेक्निक हम नहीं यूज कर पाएंगे उस केस में। तो आपको वो समझ के डिफरेंट डिफरेंट इवेल्युएशन मैट्रिक्स यूज करने पड़ेंगे, इंप्लीमेंट करने पड़ेंगे। अब एक्यूरेसी कैसे यूज करोगे? एक तो आप डायरेक्टली ये स्केलर मैट्रिक्स में एक्यूरेसी नाम का मैट्रिक है वो यूज करो, मैं तो वही प्रेफर करता हूँ। बट आप अगर खुद का फंक्शन डिफाइन करना चाहते हो इस टाइप, और फिर उसको कॉल करना चाहते हो तो वो करो। बट जनरली ये स्केलर मैट्रिक में ये अवेलेबल है, ये ऐसा फंक्शन बनाने की जरूरत है नहीं, हमें डायरेक्टली कॉल करो। वाई ट्रू वर्सेस वाई प्रेड, मतलब वाई एक्चुअल और वाई प्रिडिक्शन, हमारे मॉडल ने जो प्रिडिक्शन दिया है वो प्रिडिक्शन, इन दोनों को कंपेयर वो ऑटोमेटिकली करता है। कैसे करता है अभी हमने देखा हो। अब यहाँ पे भी देखो, ये आंसर करेक्ट है, आंसर करेक्ट 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 इनकरेक्ट, करेक्ट इनकरेक्ट। तो 2 आंसर इनकरेक्ट है, बाकी सारे आंसर्स करेक्ट है। तो आप फाइंड आउट करो एक्यूरेसी, देखो कितनी आती है। करेक्ट प्रेडिक्शंस डिवाइडेड बाय टोटल प्रेडिक्शंस, मतलब क्या? ट्रू निगेटिव प्लस ट्रू पॉजिटिव डिवाइडेड बाय ट्रू निगेटिव, ट्रू पॉजिटिव, फॉल्स निगेटिव, फॉल्स पॉजिटिव, सब कुछ उसको बोलेंगे हम एक्यूरेसी। अब देखते हैं हम लॉगरिथमिक लॉस और लॉग लॉस जिसको बोलते हैं हम। लॉग लॉस क्या होता है? लॉग लॉस कैन बी यूज्ड व्हेन द आउटपुट ऑफ द क्लासिफायर इज अ न्यूमेरिक प्रोबेबिलिटी इंस्टेड ऑफ क्लास लेबल। जब प्रोबेबिलिटी यूज होती है, प्रोबेबिलिटी एज आउटपुट हम करते हैं, उस समय लॉग लॉस यूज कर सकते हैं। लॉग लॉस मेजर्स द अनप्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ द एक्स्ट्रा नॉइज दैट कम्स फ्रॉम यूजिंग अ प्रेडिक्टर एज अपोज टू ट्रू लेबल्स।
इसका मतलब क्या होता है वो समझेंगे हम। फॉर्मूला देखो, बाइनरी क्लासिफिकेशन में ये फॉर्मूला यूज करते हैं हम, y log p प्लस 1 माइनस y log ऑफ 1 माइनस p। तो y क्या है, बाइनरी इंडिकेटर 0 और 1, वेदर क्लास लेबल C इज करेक्ट क्लासिफिकेशन फॉर ऑब्जर्वेशन O। और P क्या है, द मॉडल्स प्रेडिक्टेड प्रोबेबिलिटी दैट ऑब्जर्वेशन O इज ऑफ द क्लास C। अब इसका मतलब क्या होता है, हाउ डज इट वर्क, देखो यहाँ पे लॉग लॉस अगर प्रोबेबिलिटी P इक्वल्स टू 0.19 है प्रेडिक्टेड की, और टारगेट एक्चुअल में P इक्वल्स टू 1 है, और हमारे मॉडल ने प्रेडिक्टेड कितना किया है, P इक्वल टू 0.19। in the above image is of actual and predicted probabilities, actual versus predicted probability है। और ये जो है देखो, the top image depicts a poor prediction क्योंकि यहाँ पे देखो probability 0.19 दिखाई है और probability 100% होनी चाहिए थी, या फिर एटलीस्ट 50 से ज्यादा होनी चाहिए थी, ताकि हम इसको वेल आइडेंटिफाई कर सके। A poor prediction because a large difference between actual and predicted probability, which gives us a large log loss. Here the function penalizes the wrong answer that the model is confident about. तो ये फंक्शन क्या करता है, पिनलाइज करता है रॉन्ग आंसर को, ऐसे इस टाइप रॉन्ग आंसर, एग्जैक्ट कंप्लीटली ऑपोजिट आंसर दिया है उसने। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी 19 दिखाई है, जबकि प्रोबेबिलिटी अराउंड 1 होनी चाहिए थी। अब यहाँ पे देखो लॉग लॉस काफी कम है इन दोनों में, प्रेडिक्टेड वर्सेस एक्चुअल में 0.79 वर्सेस 1। The bottom image, that means this image, depicts a good prediction because the predicted probability is close to actual probability, which gives us a small log loss. Small log loss कम है, काफी कम है, 1 minus 0.79 करो। Here the function is rewarding a correct answer that the model is confident about. इसकी रेंज जो होती है लॉग लॉस की, वो 0 to infinity होती है, और कम से कम लॉग लॉस यानी हमारा क्लासिफायर अच्छा बना है। क्लासिफायर मतलब मॉडल, जो क्लासिफाई करता है वो क्लासिफायर मतलब मॉडल, राइट। अभी इस फॉर्मूले की जरूरत है नहीं आप, बट ये लॉगरिथमिक लॉस कहाँ पे हम यूज करते हैं, किसी को पता है? रेंज कम करने के लिए, वैल्यूज की बहुत ज्यादा है और उसको कम वैल्यू में लाना है। नहीं 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 रिवरलाइजेशन में शायद नहीं, हम यही यूज करते हैं उसको एज अ कॉस्ट फंक्शन, बाकी कुछ ये नहीं। कॉस्ट फंक्शन है बराबर। ये इवैल्यूएशन टेक्निक है, इससे हम एक रेंज में नहीं लेके आएंगे। ये मिनमैक्स स्केलिंग वगैरह टेक्निक नहीं है, स्टैंडर्डाइजेशन टेक्निक नहीं है। ये सर ये सिर्फ इवैल्यूएशन टेक्निक है। और यहाँ पे देखो स्केलर मैट्रिक्स में लॉग लॉस फंक्शन ऑलरेडी है, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ y ट्रू और y प्रेड आप पास करो उसमें, तो लॉग लॉस आएगा। लॉग लॉस की वैल्यू 0 से लेके इन्फिनिटी तक होती है। 0 यानी अच्छी वैल्यू, इन्फिनिटी यानी हमारा मॉडल उतना अच्छा नहीं बना है। फिर आता है कंफ्यूजन मैट्रिक्स। कंफ्यूजन मैट्रिक्स 2x2 मैट्रिक्स होता है, तो उसमें ट्रू पॉजिटिव, ट्रू निगेटिव, फॉल्स पॉजिटिव, फॉल्स निगेटिव, ये 4 वैल्यूज होती है इसमें। ये प्रेडिक्टेड वैल्यूज होती है, यहाँ पे एक्चुअल वैल्यूज होती है, प्रेडिक्टेड वर्सेस एक्चुअल वैल्यू। अब ये तो हो गया बाइनरी क्लासिफिकेशन के लिए, बट मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन के लिए आप इंटरप्रेट कैसे करोगे रिजल्ट?
हाउ टू इंटरप्रेट 3x3 कंफ्यूजन मैट्रिक्स लिख लो क्वेश्चन आपके लिए, मुझे इसका आंसर चाहिए आपसे। हाउ टू इंटरप्रेट 3x3 कंफ्यूजन मैट्रिक्स। यहाँ पे तो काफी इजी है, बट 3x3, 4x4, 5x5 मैट्रिक्स को कैसे आप इंटरप्रेट करोगे उनके रिजल्ट्स को। आपको पता है, कल आपने बताया कि डायगोनली सारे पॉजिटिव्स है, बट बाकी क्या है, बाकी कैसे है करोगे आप इंटरप्रेट उसको। तो इसका आंसर स्टैक ओवरफ्लो पे मिल जाएगा, चेक करके बता देना मुझे आप व्हाट्सअप कर सकते हो इसका आंसर जब भी आपको मिले। चलो, ये तो हो गया कन्फ्यूजन मैट्रिक्स, काफी काम का मैट्रिक्स है ये। अब यहाँ पे चार जो वैल्यूज है, शायद ये हमने डिस्कस किया है पिछली बार, राइट। ट्रू पॉजिटिव, ट्रू निगेटिव क्या होती है, फॉल्स पॉजिटिव, फॉल्स निगेटिव क्या होती है, ये सब डिस्कस किया हुआ है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप फिर से कनेक्ट कर सकते हो मेरे मेरे साथ, ठीक है। और फॉल्स पॉजिटिव को ही हम टाइप 1 एरर्स बोलेंगे। फॉल्स पॉजिटिव यानी क्या, नंबर ऑफ आउटकम्स दैट आर एक्चुअली निगेटिव बट प्रेडिक्टेड पॉजिटिव। वो तो फॉल्स पॉजिटिव हो गया, एक्चुअल में 0 था बट मेरे मॉडल ने 1 डिक्लेयर किया, उसको फॉल्स पॉजिटिव है, मतलब टाइप 1 एरर है। और फॉल्स निगेटिव क्या है, टाइप 2 एरर है। फॉल्स निगेटिव, वो एक्चुअल में पॉजिटिव था बट मैंने तो निगेटिव बोल दिया उसको, फॉल्स निगेटिव। अब अगर मतलब अगर मैं सिंपल एग्जांपल देना चाहूंगा फॉल्स पॉजिटिव का, तो मैं ऐसा दे सकता हूं कि टेलिंग अ मैन दैट यू आर प्रेग्नेंट। अब आदमी कभी प्रेग्नेंट हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, वो फॉल्स पॉजिटिव है। टेलिंग अ मैन दैट यू आर प्रेग्नेंट। फॉल्स पॉजिटिव है आपके पास, फॉल्स निगेटिव है। और फॉल्स निगेटिव का क्या एग्जांपल हो सकता है, तो टेलिंग अ प्रेग्नेंट वुमन दैट यू आर नॉट प्रेग्नेंट। अब उसका मतलब वो दिख रहा है कि वो प्रेग्नेंट है, 8-9 महीने की प्रेग्नेंट है, बट आपका मॉडल बोल रहा है कि शी इज निगेटिव, शी इज नॉट प्रेग्नेंट। तो ये हो गया आपका फॉल्स निगेटिव। अब यहाँ पे देखो, स्केलर मैट्रिक्स में कंफ्यूजन मैट्रिक्स ऑलरेडी अवेलेबल है। कंफ्यूजन मैट्रिक्स ऑफ वाई ट्रू वर्सेस वाई प्रेडिक्ट, सेम सेम पैरामीटर्स आप पास कर रहे हो हर बार, सिर्फ आपका इवैल्यूएशन टेक्निक चेंज हो रहा है, ये वाला मैट्रिक्स चेंज हो रहा है, कंफ्यूजन मैट्रिक्स। अब वो यहाँ पे देखो 2x2 का उसने मैट्रिक्स करके दे दिया आपको। एक्यूरेसी हमने देखी है, तो एक्यूरेसी का सिर्फ यहाँ पे मैंने फॉर्मूला चेंज करके आपको दे दिया है। प्रिसीजन और पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू, उसका मतलब प्रिसीजन लास्ट टाइम देखा है हमने, राइट। प्रिसीजन क्या होता है, ट्रू पॉजिटिव डिवाइडेड बाय ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव। अब उसका एक एग्जांपल दिया है यहाँ पे। लेट्स कंसीडर वी हैव अ मेडिकल टेस्ट फॉर 20 पेशेंट and the test identifies 8 of them have the disease. Of the 8 identified by the test, 5 actually had the disease, true positive 5 है, and the other did not, मतलब ये false positive है 3। We later find out that test missed the 4 additional patient who turn out to have the disease, false negatives है वो 4 हमारे पास। तो टोटल 20 में से ये हमारे पास नंबर्स है, ट्रू पॉजिटिव 5 है, फॉल्स पॉजिटिव 3, फॉल्स निगेटिव 4 और ट्रू निगेटिव 8। तो प्रिसीजन देखो इसका कितना आ गया, 5 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 3, तो 0.6 ये प्रिसीजन है उसका।
और पिछले बार मैंने प्रिसीजन रिकॉल का डिफरेंस वो सब कुछ समझाया है, ठीक है, वो भी इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट है। रिकॉल देखो, अब रिकॉल में ट्रू पॉजिटिव डिवाइडेड बाय ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स निगेटिव है यहाँ पे, तो रिकॉल क्या आएगा हमारा 5 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 4 0.56। रिकॉल स्कोर आप फंक्शन भी इंप्लीमेंट कर सकते हो। और ये फोन क्या होता है, इट्स अ हार्मोनिक मीन बिटवीन प्रिसीजन एंड रिकॉल। उसकी डिफिनेशन क्या है F1 स्कोर की, इट्स अ हार्मोनिक मीन बिटवीन प्रिसीजन एंड रिकॉल, इट्स अ वेटेड एवरेज ऑफ प्रिसीजन एंड रिकॉल। The classifier will only get a high F1 score if both precision and recall are high। तो दोनों को इक्वल इंपॉर्टेंस देता है। 2 इंटू प्रिसीजन इंटू रिकॉल डिवाइडेड बाय प्रिसीजन प्लस रिकॉल। तो ये F1 स्कोर देखो यहाँ पे इंप्लीमेंट किया है इस डेटा के लिए। फिर ROC कर्व भी हमने देखा है, ट्रू पॉजिटिव रेट वर्सेस फॉल्स पॉजिटिव रेट का ये एक ग्राफ होता है। अगर लाइन मान के चलो कि लाइन यहाँ से पास होती है, ऐसी लाइन बनती है, इसका उल्टा, इसका मिरर, ये जो ब्लू लाइन है उसका मिरर बन गया यहाँ या ऐसे यहाँ पे, तो आप कैसे इंटरप्रेट करोगे बताओ सुशांत? यस अगर ये यहाँ से है राइट, एरिया अंडर द कर्व काफी ज्यादा है, बट अगर ये यहाँ से ऐसे बनती है लाइन, तो आप कैसे उसको कैसे इंटरप्रेट करोगे कि मेरा मॉडल कैसे बना है, अच्छा बना, बुरा बना? बुरा बना तो एग्जैक्टली वो कर क्या रहा है, आंसर्स कैसे दे रहा है? मोनिका? वेद? तो ब्लू लाइन वाला बना है, मतलब मेरा मॉडल अच्छा बना है। हम्म। आपका आवाज क्लियर नहीं है। अगर हाँ सर, अच्छा अच्छा बना है क्योंकि उसका एरिया अंडर द कर्व ज्यादा आ रहा है, नीचे का जो कर्व वो और ज्यादा आ रहा है। ये वाला करो, अगर ये ऐसे बना तो आपने ये वाला बता दिया मुझे राइट अभी, बट मैं बोल रहा हूँ कि अगर ऐसा बना तो फिर नहीं, ये अच्छा नहीं बना मॉडल। अच्छा नहीं बना मतलब राइट, अच्छा नहीं बना, बट आपका आवाज क्लियर नहीं है। अच्छे से नहीं कर पा रहा है, कट हो रहा है। लाइन नीचे वाली लाइन है। हाँ फिर से बोलो अभी थोड़ा सा क्लियर। हाँ सर, अगर ये नीचे वाली लाइन आती है मतलब मॉडल ने अच्छे से प्रेडिक्शन नहीं कर रहा है, मॉडल मतलब अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है। और अगर ऊपर वाली लाइन आती है मतलब मॉडल के प्रेडिक्शन काफी अच्छे हैं। हाँ ये तो सही है, बट अच्छा वर्क नहीं कर रहा है इसका मतलब क्या? अच्छे वर्क कर रहा है, अच्छा नहीं? अच्छा वर्क नहीं कर रहा है मतलब जो है वो, या फिर जो हम उसमें जिस भी पैरामीटर के थ्रू उसको चेक कर रहे हैं, अलग अलग प्रिसीजन, रिकॉल, पिछले सेशन में मैंने कंफ्यूजन बताया था, मैट्रिक्स, ये तो इवैल्यूएशन मैट्रिक्स। आज का तो रिवीजन सेशन है, तो जी पिछले जी लेक्चर में मैंने बताया था आपको इसका आंसर। विवेकानंद याद आ रहा है आपको? यस सर, वो फॉल्स पॉजिटिव रेट ज्यादा है और मतलब हमारे रॉन्ग क्लासीफाई कर रहा है, 0 है तो 1 दे रहा है, 1 है तो 0 दे रहा है, इसलिए। और एरिया अंडर कर कम है तो एक्यूरेसी और बाकी सब भी नहीं, उसका नहीं पता, लेकिन इसका रॉन्ग है। क्या कर रहा है यहाँ पे,
ये 0 को 1 क्लासिफाई कर रहा है और 1 को 0 क्लासिफाई कर रहा है। एकदम एकदम वर्स्ट बना है ये मॉडल। और ये मॉडल जो है ये डॉटेड वाला, अगर ऐसी कुछ लाइन आती है तो आप इंटरप्रेट ऐसे करोगे उसको कि ये रैंडम क्लासिफायर बन गया है, रैंडमली सेग्रीगेट कर रहा है, आंख बंद करके कोई किसी को 0 में भेज रहा है, किसी को 1 में भेज रहा है, और ये अच्छा बना है, ये करेक्ट प्रेडिक्शन दे पा रहा है, राइट। यस सर। वेरी गुड। चलो इसको याद रखो। अब आरओसी करो और एओसी, एओसी और आरओसी में आरओसी एओसी में क्या फर्क है? ये अलग अलग भी आते हैं, एओपीआरसी भी होता है इसमें, तो सारे अलग अलग है। एओपीआरसी मतलब प्रिसीजन रिकॉल कर। ठीक है, चलो इसको तो रिवीजन, इसकी रिवीजन किया हमने अभी। इसके बाद देखेंगे हम इम्बैलेंस डेटा को कैसे हैंडल करेंगे हम। Imbalanced data set are a common problem in machine learning classification where there are a disproportionate ratio of observations in each class. Class imbalance can be found in many different areas including medical diagnosis, spam filtering, fraud detection. अब जैसे क्रेडिट कार्ड फ्रॉड डिटेक्शन हो गया, काफी कम केसेस आते हैं फ्रॉड वाले, नॉन फ्रॉड वाले ज्यादा आते हैं, ज्यादा डेटा उनका होता है। तो ये सब डेटा इम्बैलेंस्ड है। डायग्नोसिस, अगर कैंसर का डायग्नोसिस है तो कैंसर वाले पेशेंट्स कम होते हैं, नॉन कैंसर वाले डेटा वो उनके रिकॉर्ड ज्यादा होते हैं, वो भी इम्बैलेंस डेटा सेट है। तो यहाँ पे देखो एक डेटा हमने लिया है और ये क्लास है, क्लास 0 वर्सेस क्लास 1, और हमारे पास क्रेडिट कार्ड का ये डेटा है, फ्रॉडुलेंट वर्सेस नॉन फ्रॉडुलेंट, क्रेडिट कार्ड का फ्रॉड हुआ है वर्सेस नहीं हुआ है। तो यहाँ पे देखो कितने कम सैंपल्स है, 2,84,000 वर्सेस सिर्फ 500 रिकॉर्ड्स। अगर मेरा मॉडल रैंडमली भी बोलता है कि ये सारे रिकॉर्ड्स नॉन फ्रॉडुलेंट है, फिर भी एक्यूरेसी 99.50 तो आ ही जाएगी आराम से, राइट, जबकि ये सही नहीं है। देखो डिस्ट्रीब्यूशन, देखो उसका ट्रांजैक्शंस का, नॉन फ्रॉड वाले ज्यादा ट्रांजैक्शंस है, फ्रॉडुलेंट वाले काफी कम है ट्रांजैक्शंस। तो ये कितने परसेंट है? 0.17% है, इतने कम है। वेरी इम्बैलेंस्ड डेटा सेट, ये वेरी इम्बैलेंस्ड क्लास, जस्ट 1.17% of our data set belong to the target class, काफी कम है। This is a problem because many machine learning models are designed to maximize overall accuracy. अब ये प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि सारे मॉडल्स इंटरनली क्या करते हैं, एक्यूरेसी बढ़ाने के मतलब एक्यूरेसी बढ़ाने पे इंफोसिस करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हमने उस टाइप सेटिंग्स की होती है, उसमें कॉस्ट फंक्शन हम मीन स्क्वेयर्ड एरर्स यूज करते हैं या फिर लॉग लॉस यूज करते हो, ये समझ नहीं पाता कि एक्यूरेसी यहाँ पे एज इवैल्यूएशन टेक्निक यूज नहीं कर सकते, इसलिए हमें डेटा को प्रोसेस करना पड़ता है। अब देखो यहाँ पे विदाउट प्रोसेसिंग हमने क्या किया, एक्स और वाई को किया, देखो यहाँ पे सेग्रीगेट, ट्रेनिंग टेस्टिंग डेटा को किया, बेसलाइन एक मॉडल बनाया और बेसलाइन का एक्यूरेसी देखो, ये डमी क्लासिफायर है। डमी क्लासिफायर का मतलब ये कुछ नहीं कर रहा है, ये सिर्फ रैंडमली सबको नॉन फ्रॉडुलेंट बोल रहा है। डमी क्लासिफायर स्ट्रैटेजी क्या है? मोस्ट फ्रिक्वेंट है। मोस्ट फ्रिक्वेंट यानी सबसे ज्यादा क्लास को वो प्रेडिक्ट करता रहेगा, वो कुछ नहीं करेगा खुद से, कुछ नहीं सीखा है उसने।
मोस्ट फ्रीक्वेंट का मतलब क्या होता है, जो नॉन फ्रॉडुलेंट है वो मोस्ट फ्रीक्वेंट क्लास है हमारे यहाँ पे। मोस्ट फ्रीक्वेंट क्लास कौन सा है, नॉन फ्रॉडुलेंट वाला है। तो उसी को वो क्या करेगा, सब डेटा सेट को बोलेगा कि ये क्लास, सबका क्लास एक ही है। तो उस केस में भी इतना आंसर अच्छा आ रहा है हमारा, 99.81% आ रहा है जब हम फिट करते हैं एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन के ऊपर और प्रेडिक्ट करते हैं उसको एक्स टेस्ट के ऊपर। तो कितनी अच्छी एक्यूरेसी। आप तो बोलोगे कि मेरा मॉडल ने तो फाड़ दिया है, बट सही में ऐसा किया है क्या? बिल्कुल नहीं। इवन यहाँ पे देखो थोड़ा सा बेटर परफॉर्म किया है उसने, 99.92% एक्यूरेसी आई है लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन के ऊपर। तो उसने 1 कितने आइडेंटिफाई किए, 91, एटलीस्ट 94 आइडेंटिफाई किए हैं। थोड़ा सा बेटर बना है ये मॉडल। F1 स्कोर उसका कितना आया है देखो यहाँ पे, बहुत कम आया है। रिकॉल भी काफी कम है। तो इसलिए हम जनरली प्रिसीजन रिकॉल के ऊपर उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। रैंडम फॉरेस्ट देखो थोड़ा सा और बढ़िया एक्यूरेसी दे पा रहा है एग्जिस्टिंग डेटा सेट के ऊपर, 99.95%। और उसका रिकॉल थोड़ा सा देखो कितना बड़ा है, पहले 0.64 था, अब 678 बन गया है। तो ये मॉडल अच्छा काम करता ही है, रैंडम फॉरेस्ट बोलो, एक्जीबूस्ट बोलो। तो ये तो हो गया हमारा विदाउट प्रोसेसिंग, ओरिजिनल डेटा सेट ही लिया है हमने, कुछ ऊपर नीचे नहीं किया, रिसैम्पल नहीं किया। अब देखते हैं कुछ रीसैम्पलिंग टेक्निक्स। रीसैम्पलिंग मतलब हमें दोनों क्लास का रिप्रेजेंटेशन इक्वल चाहिए। तो आप क्या करोगे, एक तो अंडर सैम्पलिंग करोगे या फिर ओवर सैम्पलिंग करोगे। अंडर सैम्पलिंग का मतलब क्या होता है, जो मेजॉरिटी डेटा है उसको कट कर दो आप, या फिर उसको रिमूव करो, या फिर उसको स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग करो। उसमें से भी यहाँ से कुछ सैंपल्स उठा रहे हो, यहाँ से कुछ, यहाँ से ऐसे करते करते यहाँ से वो अब 500 सैंपल्स आपने ले लिए, क्योंकि माइनॉरिटी डेटा 500 था। ये 500 और ये 500, 1000 डेटा ही लेके आप क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम बिल्ड करोगे। इसको बोलेंगे अंडर सैम्पलिंग। अब जाके दोनों क्लास को 50-50% वेटेज मिल गया है, राइट। दोनों क्लास को सेम वेटेज है, अब यहाँ पे सेम रिप्रेजेंटेशन है। और यहाँ पे क्या क्या है, ओवर सैम्पलिंग में ओवर सैंपल किया है। ओवर सैंपल किसका, ये माइनॉरिटी डेटा का। इसको देखो बढ़ाया, कितना कितना बढ़ाया है, उसको सिर्फ कॉपी पेस्ट किया है। कैसे बढ़ाया, उसको कॉपी पेस्ट करके इतने तक ला गया, इतने तक लेके आए हम। अब ये 2.5 लाख है तो ये भी 2.5 लाख है, ये 500 नहीं है, अब ये 2.5 लाख बन गया। तो रिसैम्पल कैसे करोगे, यहाँ पे ये पूरा एक्स ले लिया, वाई ले लिया आपने, उसके बाद सेपरेट माइनॉरिटी एंड मेजॉरिटी, नॉट फ्रॉड वर्सेस फ्रॉड किया है आपने। फ्रॉड अनसैम्पल्ड, अप सैम्पल, सॉरी, फ्रॉड अप सैम्पल्ड कैसे किया, रिसैम्पलिंग, फ्रॉड रिप्लेस ट्रू। ये रिसैम्पल यूज करके आपने क्या किया है, सैम्पलिंग विथ रिप्लेसमेंट किया है उसकी। और मैच द नंबर ऑफ मेजॉरिटी क्लास, तो नंबर ऑफ सैंपल्स कितने बनाने हैं, लेंथ ऑफ नॉन फ्रॉड वाले जितने भी सैंपल्स है, 2,84,000 जो भी पहले था, उतने तक वो उतना लेंथ दे दिया हमने कि सैंपल्स कितने बढ़ाओ, फ्रॉड वाले सैंपल्स इतने बढ़ाओ, आप टोटल सैंपल्स इतने कर दो। और अप सैंपल्ड में क्या किया, pd.concat नॉट फ्रॉड वर्सेस फ्रॉड अप सैंपल्ड, नॉट फ्रॉड वर्सेस ये फ्रॉड अप सैंपल्ड, ये टोटल अप सैंपल डेटा बन गया। अब देखो यहाँ पे अब सैंपल एक डेटा बन गया है, वहां पे दोनों का देखो 2,13,000 2,13,000 दोनों के सिमिलर रिकॉर्ड, सेम नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स हमें मिल गए। तो रीसैंपल कैसे किया, रीसैंपल किसका किया, फ्रॉड डेटा का किया, क्योंकि फ्रॉड डेटा कम था। रिप्लेसमेंट विथ रिप्लेसमेंट किया, सैंपल विथ रिप्लेसमेंट,
नंबर ऑफ सैंपल्स कितने बनाने हैं, इतने बनाने हैं कि इतने यहाँ पे जितने सैंपल्स है नॉन फ्रॉड वाले उतने ही बना के दे दो हमें। बस इन दोनों को फिर कॉन्काटिनेट करो और हमें ये कॉपी पेस्ट वाला डेटा आ गया हमारे पास। अब यहाँ पे क्या करो, लॉजिस्टिक रिग्रेशन यूज करो और एक्यूरेसी चेक करो। एक्यूरेसी आएगी आ रही है यहाँ पे 98%, अच्छी आई है फिर भी, बट ये फन स्कोर काफी कम है। अब यहाँ पे 0.14 है, रिकॉल ज्यादा है। रिकॉल पॉजिटिव सैंपल्स जो भी होते हैं उसके बेसिस पे वो डिसाइड होता है, हमें पता है ये, इसलिए। बट प्रिसीजन काफी यहाँ पे कम है। तो डाउन सैम्पलिंग या अप सैम्पलिंग में तो पर्सनली रिकमेंड नहीं करता ये टेक्निक यूज करना। ये टेक्निक पता होनी चाहिए, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको आज। बट ये क्यों जरूरी नहीं है, क्योंकि अगर डिसीजन ट्री आप यूज करते हो एल्गोरिदम, इस टाइप फॉरेस्ट, रैंडम फॉरेस्ट या डिसीजन ट्री, कोई भी एक एल्गोरिदम, ट्री बेस्ड एल्गोरिदम, एक्जीबूस्ट हो गया, तो ये क्या करता है, ट्री बेस्ड स्ट्रक्चर बनाता है और हर बार सेम डेटा पॉइंट आ रहा है तो हर बार वो सेम वे से क्लासिफाई करेगा, कुछ मतलब ही नहीं बनेगा। आपने वो रिसैम्पल किया है बट ये मैथमेटिकल मॉडल तो है नहीं, ये ट्री बेस्ड मॉडल है। तो एक बार उसने एक ये नोड बनाया तो हर वक्त अगर वही वही डेटा पॉइंट, सेम डेटा पॉइंट्स आ रहा है तो ये सेम फैशन में उसको सेग्रीगेट कर रहा है। तो इसलिए मैं पर्सनली ये रिकमेंड नहीं करता, ये टेक्निक्स, अंडर सैम्पलिंग और ओवर सैम्पलिंग। सर इससे बायसनेस नहीं क्रिएट होता, मतलब ज्यादा डेटा बड़ा रहे तो इसके ऊपर बायस, वहां पर बायस, इससे बायसनेस कैसे होगा क्रिएट? ये क्लास ज्यादा बायस्ड हो गया या फिर डेटा बायस्ड, ऐसा कुछ? नहीं 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 होता है, बायसनेस नहीं होगा। ओके। नहीं, बायसनेस नहीं। देखो यहाँ पे आप अंडर सैम्पलिंग मेजॉरिटी क्लास, अंडर सैम्पलिंग ऑफ मेजॉरिटी क्लास, अंडर सैम्पलिंग क्या कर रहे हो यहाँ पे देखो, एक तो यहाँ पे एक वे है कम करने का, डेटा कम करने का। जो डिसीजन बाउंड्री है, यहाँ पे पॉजिटिव क्लास शुरू हो रहा है, यहाँ पे नेगेटिव क्लास शुरू हो रहा है, तो ये बाउंड्री के सारे पॉजिटिव वाले क्लास, जो भी मेजॉरिटी डेटा वाला क्लास है वो रिमूव करेगा। मान के चलो कि ये ब्लू पॉइंट्स मेजॉरिटी डेटा है और ऑरेंज पॉइंट्स माइनॉरिटी डेटा है। तो टोमिक लिंक्स क्या करती है, टोमिक लिंक्स यानी these are the pairs of very close distance but of opposite classes। ये अपोजिट क्लासेस की लिंक्स है हमारे पास, उसमें से क्या करेगा, मेजॉरिटी वाले हटा देगा और यहाँ से भी ये वाले भी हटा देगा सारे, और हमें बैलेंस डेटा सेट मिलेगा अंडर सैम्पलिंग में, ताकि हम उसको क्लियरली सेग्रीगेट कर सके पॉजिटिव और निगेटिव्स में। ये अंडर सैम्पलिंग का प्रकार है, राइट। अंडर सैम्पलिंग कैन बी डिफाइंड एज रिमूविंग सम ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम द मेजॉरिटी क्लास। अब यहाँ पे देखो डाउन सैम्पलिंग की है, डाउन सैम्पलिंग रीसैंपल नॉन फ्रॉड का, नॉन फ्रॉड वाले सैंपल्स कितने बनाओ, फ्रॉडुलेंट वाले जितने सैंपल्स है उतने बनाओ, मैच करो उनको, और उसने मैच कर दिया 360। अब आप बोलोगे कि ओरिजिनल में तो 500 था, यहाँ पे 360 कैसे कर दिया? तो कुछ इसके भी डेटा पॉइंट्स हटा रहा है। इंटरनली उन्होंने कुछ कोड ऐसा लिखा है, ये वाला कोड, कि ये जो टोमिक लिंक्स बनती है थियोरेटिकली, जब ये हम बोलते हैं कि मेजॉरिटी डेटा निकलता है और ये दोनों फिर उनकी लेंथ सेम हो जाती है, तो माइनॉरिटी को भी हटाता है थोड़ा सा। जहां जहां भी टोमिक लिंक्स बनी है, हमें एक्सपेक्टेड ये है कि वो टोमिक लिंक से सिर्फ पॉजिटिव वाला हटा दे, बट वो कभी कभी दोनों हटा देता है डेटा। अब उन्होंने कोडिंग उस टाइप की गई है इसमें। अब आप इसके ऊपर अगर ये ओपन सोर्स लाइब्रेरी के ऊपर, जो भी ये लाइब्रेरी यूज हो रही है, राइट, रीसैंपल वाली, अगर इसके ऊपर काम करोगे तो हो सकता है आप कुछ नया सामने लेके, और ये जो सैंपल्स है वो सेम रहे।
आपको कोड चेंजेस करने पड़ेंगे और पुश करने पड़ेंगे आपके चेंजेस, उसको बोलेंगे आप ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन। आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ये बेटर बनाने के लिए। अब ये बेटर उतना भी बेटर नहीं है, राइट, हमें पता चल गया है, क्योंकि माइनॉरिटी वाले भी डेटा पॉइंट हटा रहा है ये कोड। तो जहां जहां पॉसिबल है ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन कर सकते हो, करो। अब यहाँ पे डाउन सैंपल में देखो कितनी एक्यूरेसी आ रही है, 97% आ रही है। अब बोलो कि हमारा मॉडल ठीक ठाक बना है एक्यूरेसी वाइज, बट प्रिसीजन रिकॉल वाइज काफी कम है। 0 के अच्छे हैं, बट निगेटिव के देखो, फॉल्स पॉजिटिव और फॉल्स निगेटिव। फॉल्स पॉजिटिव तो कम है, बट यहाँ पे देखो ये 1700 काफी काफी ज्यादा है मिस क्लासिफिकेशन। इसलिए हमारा ये फोन स्कोर मतलब प्रिसीजन काफी कम है, रिकॉल ज्यादा है बट प्रिसीजन कम है। और फिर लास्ट टेक्निक है हमारी जनरेट सिंथेटिक सैंपल्स। सिंथेटिक सैंपल, सिंथेटिक यानी कृत्रिम, राइट। नेचुरल सैंपल्स डेटा सेट में शुरुआत से ही आए हुए नहीं है, ये सैंपल्स हमने ऐड किए, कॉपी पेस्ट भी नहीं कर रहे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे देखो ये 2 रीजन है, ये मेजॉरिटी डेटा रीजन है ब्लू वाला, ऑरेंज वाला माइनॉरिटी डेटा रीजन है। तो माइनॉरिटी डेटा रीजन में हम कुछ, यहाँ पे जगह है तो यहाँ पे एक डेटा पॉइंट डालेंगे, यहाँ पे एक डालेंगे, यहाँ पे एक डालेंगे, यहाँ पे एक डालेंगे। तो हम नए डेटा पॉइंट्स क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पे, नए, टोटली नए, कॉपी पेस्ट नहीं कर रहा है, नहीं कर रहे हैं हम इसी को। देखो यहाँ पे सिंथेटिक सैंपल्स माइनॉरिटी डेटा रीजन में, यहाँ पे सैंपल्स हमने क्रिएट किए और ये नए सैंपल्स अब आप देख सकते हो। इसको बोलेंगे हम स्मोट, SMOTE, स्मोट और सिंथेटिक माइनॉरिटी ओवर सैम्पलिंग टेक्निक। माइनॉरिटी को ओवर सैंपल कर रहे हैं हम सिंथेटिकली। तो ये कैलकुलेट इंटरनली कैसे करता है स्मोट वर्क, ये के नियरेस्ट नेबर्स फाइंड आउट करता है, नियर डेटा पॉइंट्स फाइंड आउट करता है, उसमें वो फिल करता जाता है उस माइनॉरिटी डेटा रीजन में। द सिंथेटिक डेटा पॉइंट्स आर एडेड बिटवीन द चूजन पॉइंट एंड इट्स नेबर, चूजन पॉइंट एंड इट्स नेबर। तो नेबर देखता है वो 1 2 3 है, तो इसमें कहीं पे भी ये वाला ऐड कर देता है, या फिर यहाँ से यहाँ देखता है वो ज्यादा डिस्टेंस है इस माइनॉरिटी रीजन में, तो यहाँ पे एक ऐड करेगा। तो कैसे ये काम करेगा, पहले तो चूज अ माइनॉरिटी क्लास एज द इनपुट वेक्टर माइनॉरिटी क्लास होगा ये वाला। फिर क्या करेगा, इट्स नियरेस्ट नेबर्स फाइंड आउट करेगा, नियरेस्ट नेबर्स कौन है, यहाँ से ये वाला एक है, ये वाला है, बट ये वाला है नियरेस्ट नेबर। चूज वन ऑफ द नियरेस्ट नेबर एंड प्लेस अ सिंथेटिक पॉइंट एनीवेयर ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट अंडर कंसिडरेशन एंड इज चूजन टू बी नेबर। तो यहाँ से देखता है वो कि इक्वी डिस्टेंस सारे नेबर से, यहाँ से वो देखता है कि यहाँ से यहाँ डिस्टेंस कितना है, तो इक्वी डिस्टेंस पॉइंट पे ऐड करने की वो कोशिश करता है। और रिपीट अंटिल द डेटा इज बैलेंस्ड, तो रिपीट जब तब तक वो डेटा पॉइंट्स ऐड करता रहेगा जब तक ये दो मैच नहीं करते, माइनॉरिटी और मेजॉरिटी डेटा। तो उसके लिए इम्बैलेंस्ड लर्न, IMB लर्न में ओवर सैम्पलिंग में स्मूथ टेक्निक है, ये काइंड ऑफ ओवर सैम्पलिंग है, सिर्फ कॉपी पेस्ट नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पे स्मूथ टेक्निक से डेटा बढ़ा रहे हैं हम। तो डेटा बढ़ाना है तो सिर्फ ट्रेनिंग का बढ़ाओगे, टेस्टिंग का कभी नहीं बढ़ाओगे। जो भी करना है ऐसी प्रोसेसिंग ट्रेनिंग के ऊपर ही करना है। तो देखो यहाँ पे ट्रेन, एक्स ट्रेन वाई ट्रेन दोनों का भी आप क्या कर रहे हो, फिट रिसैम्पल एक्स ट्रेन वाई ट्रेन कर रहे हो, तो ताकि दोनों डेटा आपके पास तैयार हो। और उसके बाद आप एल्गोरिथम फिट करो जो फिट करना है। अब एक्स ट्रेन वाई ट्रेन बैलेंस्ड हो गया है। आप देखोगे अब एक्स ट्रेन में और या फिर वाई ट्रेन में दोनों क्लासेस, तो दोनों क्लासेस अब इक्वली रिप्रेजेंटेड है, उनका रिप्रेजेंटेशन अब सेम है।
SM.smooth ये भी एक मॉडल है। ये मॉडल क्या करता है, डेटा को रिसैंपल करता है, ओवर सैंपल करता है। राइट, देखो फिर से कोड देखो। अब देखो F1 स्कोर पहले 0.14 कुछ तो था, थोड़ा सा बढ़ गया फिर से। मिस क्लासिफिकेशन देखो, पहले 1400 थे, अब 800 और 18 हो गए। रिकॉल थोड़ा सा बढ़ गया अब। और एक आता है, उसको बोलते हैं हम पीनलाइज एल्गोरिदम, मतलब कॉस्ट सेंसिटिव ट्रेनिंग। तो हम क्या करते हैं, मेजॉरिटी क्लास को पिनलाइज करते हैं। यहाँ पे हम अंडर सैंपल ओवर सैंपल नहीं करते, बट क्लास को ही पिनलाइज करते हैं। जैसे यहाँ पे अब एक मॉडल है, देख SVM सपोर्ट वेक्टर मशीन में SVC सपोर्ट वेक्टर क्लासिफायर हमने इंपोर्ट किया। SVR भी होता है सपोर्ट वेक्टर रिग्रेसर, बट यहाँ पे क्लासिफिकेशन टास्क में इम्बैलेंसिंग होती है, रिग्रेशन टास्क में इम्बैलेंसिंग नहीं होती, कि वहाँ तो कंटिन्यूस वैल्यूज है, यहाँ पे डिस्क्रीट वैल्यूज है। अब यहाँ पे देखो SVC क्लास वेट बैलेंस्ड करो, क्लास वेट इक्वल्स टू बैलेंस्ड। ये काफी डीप लर्निंग एल्गोरिदम में भी हम ये यूज करते हैं। बाकी रिसैम्पलिंग करने की जरूरत ही नहीं पड़ती फिर, अगर इस टाइप एल्गोरिदम यूज करोगे आप। बट सब एल्गोरिदम आप बोलोगे कि सब एल्गोरिदम ने ये पैरामीटर पास कर सकते हैं क्या, तो आंसर है नहीं। आप बोलोगे लॉजिस्टिक रिग्रेशन में हम पास करेंगे, इधर करेंगे उधर, सब एल्गोरिदम नहीं प्रोवाइड करते हैं फैसिलिटी, कुछ एल्गोरिदम प्रोवाइड करते हैं, तभी आप यूज कर पाओगे इसको। नहीं तो आप जो अभी डिस्कस किया है हमने 10 मिनट पहले, वो सब इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे क्लास वेट इक्वल्स टू बैलेंस्ड, मतलब ये पिनलाइज करता है, इंटरनली पिनल्टी ऐड करता है, और फिर बाद में उसको फिटिंग करो। बाकी तो प्रोसीजर सेम है। तो क्लास वेट इक्वल्स टू बैलेंस्ड पैरामीटर पास कर सकते हैं हम। पिनलाइज एल्गोरिदम बोलते हैं इसको, या फिर कॉस्ट सेंसिटिव ट्रेनिंग बोलते हैं। तो इम्बैलेंस डेटा सेट है, तो आप क्या कर सकते हो, हाउ टू डील विथ इम्बैलेंस डेटा सेट। अगर ये क्वेश्चन तो पूछेगा 100% इंटरव्यूअर, ये क्वेश्चन यहाँ से तैयार हो जाएगा। तो आप बोलोगे वी कैन चेंज द परफॉर्मेंस मेट्रिक, इन दिस केस वी कांट यूज एक्यूरेसी एज इवैल्यूएशन टेक्निक। ओवर सैम्पलिंग minority class can be done, under sampling can be done, change the algorithm. We can use those algorithms that penalize the majority class, like SVM or deep learning algorithms, or generate synthetic samples, smooth technique। ऐसे कुछ टेक्निक्स आपको बतानी पड़ेगी। राइट, चलो अब डाउट डिस्कस करते हैं, अगर आपको है तो पूछ सकते हो आज। सर ये पूछना था, अगर हम लीनियर रिग्रेशन का L1 और L2 इम्प्लीमेंटेशन का अगर स्कोर इम्प्रूव है, मतलब 0.84 और 0.84 दोनों ट्रेनिंग और टेस्टिंग में भी, तभी हमें करना पड़ेगा रेगुलराइजेशन, या फिर जरूरत नहीं है? रेगुलराइजेशन का कहाँ से आ गया? नहीं, जस्ट एक जो हाउस वाइज का टेस्ट है अपना, टास्क है, उसमें इम्प्लीमेंट करने के लिए पूछ रहा था, बाकी नहीं। तो ये क्वेश्चन आपका लीनियर रिग्रेशन के बारे में है? हाँ, लीनियर के बारे में, रिग्रेशन टास्क के बारे में। हाँ। तो आप हाँ फिर से पूछो आपका क्वेश्चन। मतलब कब इम्प्लीमेंट करना चाहिए रेगुलराइजेशन और कब नहीं इम्प्लीमेंट करना करना चाहिए? ओवर फिटिंग में सिर्फ, अगर ओवर चाहिए? फिट होता है तो ही, नहीं तो जरूरत नहीं है। ठीक है सर। हाँ, ओवर फिटिंग का मतलब ट्रेनिंग के एरर्स काफी कम और टेस्टिंग के एरर्स काफी ज्यादा। सर मेरा इसमें क्वेश्चन तो नहीं है, मेरे को आउटलायर्स रिमूव करने पे क्वेश्चन है, तो आप ही पूछ लें आप। हाँ पूछो।
हम लोग IQR यूज करते हैं आउटलायर्स मूव करने के लिए और बॉक्स प्लॉट को देखते हैं। हाँ तो बॉक्स प्लॉट को देख के क्या हमारे IQR की कुछ रेंज चेंज होगी या फिर मतलब नहीं नहीं नहीं, रेंज रेंज तो कम्प्लीटली अलग है। बॉक्स प्लॉट का इम्प्लीमेंटेशन उन्होंने ऐसे दिया है कि वो 1.5 इंटू IQR वाला इम्प्लीमेंटेशन है उसका। अच्छा वही वाला इम्प्लीमेंटेशन है। हाँ, वही वाला होता है, वो स्टैटिक इम्प्लीमेंटेशन है उनका। हाँ अगर आप चेंज करना चाहोगे आउटलायर्स थोड़ा सा कम या ज्यादा आपके हिसाब से, तो आप 1.5 मल्टीप्लायर को चेंज कर सकते हो। समझ गया समझ गया। तो बॉक्स प्लॉट मेनली वो विजुलाइज करके देखने के लिए कि कैसे क्या हो रहा है हाँ और हाँ फिर आपका IQR से ही आप वो चेंज करोगे रिमूव करोगे। हाँ। और सर आउटलायर रिमूव करने के लिए और भी कुछ है कि IQR ही काफी रहता है? नहीं नहीं, काफी सारे वेज है, बट आउटलायर IQR इफेक्टिव है, जी स्कोर है, राइट। ओके सर। हाँ, और बाकी देख लेंगे हम यहाँ पे। देखो यहाँ पे हाइपोथेसिस टेस्टिंग से भी आप कर सकते हो, जो कि हमने वहाँ पे डिस्कस किया था। जी स्कोर जो अभी हमने देखा, IQR मेथड, परसेंटाइल कैपिंग, DB स्कैन क्लस्टरिंग, ये भी आउटलायर के लिए होता है, डेंसिटी बेस्ड। हम आगे जाके पढ़ेंगे ये। आइसोलेशन फॉरेस्ट भी आउटलायर डिटेक्शन या फिर एनोमली डिटेक्शन जिसको हम बोलते हैं, ये यहाँ पे भी दोनों साइड के एनोमलीज डिटेक्ट करेगा वो आइसोलेशन फॉरेस्ट एल्गोरिथम मशीन लर्निंग का। स्टैंडर्ड डेविएशन, परसेंटाइल, लीनियर रिग्रेशन मॉडल और विजुअलाइजेशन से भी होगा ये। ये तो जी स्कोर का फॉर्मूला तो पता है हमें, तो कैलकुलेट जी स्कोर करो और ये जो आउटलायर से -3 और +3 के बाहर के वो निकालो, या फिर ये IQR तो हमें पता ही है। बॉक्स प्लॉट से आप एटलीस्ट देख सकते हो कि किससे बाहर आउटलायर से किस रेंज से बाहर। यहाँ दिख रहा है कि 300 या 200 के बाहर क्या आउटलायर है, तो आप मैन्युअली कर सकते हो इसको देख के। Yes. ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस? देखो यहाँ पे आप स्टैंडर्ड डेविएशन से कैसे कर सकते हो, लोअर और अपर एक बार कैलकुलेट किया आपने कट ऑफ, तो आउटलायर्स इक्वल्स टू क्या करो, ये लोअर और अपर का, अपर से वो निकालो। IQR रेंज जैसा ही काम करेगा ये भी, इसका इम्प्लीमेंटेशन भी यहाँ पे लिखा हुआ है उन्होंने। IQR तो हमें पता ही है वैसे। ऑटोमेटिक आउटलायर डिटेक्शन किससे किया है इन्होंने, ऑटोमेटिक? अच्छा, लोकल आउटलायर फैक्टर, ये भी एक मशीन लर्निंग एल्गोरिथम है, आगे जाके देखेंगे ये भी, एनोमली डिटेक्शन एल्गोरिथम्स। ठीक है, फिर से ये होगा कि हमें मॉडल बनाना पड़ेगा, मॉडल आउटलायर डिटेक्ट करने के लिए, बट IQR रेंज सबसे बेहतर मानी जाती है, तो वही यूज करेंगे हम। चलो, और कुछ क्वेश्चन? नहीं है? नहीं सर। नहीं सर। गुड गुड। तो चलो, एटलीस्ट आप आज जो रिमेनिंग असाइनमेंट्स है वो कंप्लीट करो, स्टैटिस्टिक्स के असाइनमेंट्स कंप्लीट करो, मुझे आज आज ही चाहिए वो स्टैटिस्टिक्स वाली भी सबसे। विवेकानंद, आपने कंप्लीट की है ना? नहीं की? वो आज कर दूंगा ना, वो नहीं किया, आज हो जाएगी।
ठीक है, ठीक है। बाकी सब लोग आज स्टैटिस्टिक्स की कंप्लीट करो, और एक मैं 3 क्वेश्चन स्टैटिस्टिक्स के भेज दूंगा आपको, वो देख लो। वो मुझे शाम तक चाहिए, 5 बजे तक, 5-6 बजे तक। वो तीन ही क्वेश्चन में दूंगा। 3 क्वेश्चन के एकदम एक्यूरेट आंसर्स विद एक्सप्लेनेशन चाहिए मुझे। एमसीक्यू है आंसर्स, क्वेश्चन आंसर्स हो, 3 ही है सिर्फ। मैं उसको आपको स्क्रीनशॉट भेजता हूँ ग्रुप में। यस सर। ओके तो इंडिविजुअली आप मुझे क्या करो, रिप्लाई करो, इंडिविजुअली रिप्लाई करो, ताकि मैं एग्रीगेट कर सकूं सबका कि आपने ये आंसर क्यों दिया है, वो आंसर क्यों दिया है, किस में कॉन्फिडेंट हो आप, किस आंसर में, वो भी वहां पे लिखो कि आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट दिस आंसर, जो भी है। कितने आप कॉन्फिडेंस, क्योंकि ये प्रायोरिटी बेसिस के ऊपर लगने वाला है हमें। रिकॉर्डिंग अब स्टॉप करता हूँ।